दोस्तों, मैं तेजगन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एशियन हिस्ट्री में एक नए टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, भारत में सिकंदर का आक्रमण। देखिए, आपने काफ़ी सुना होगा कि जो सिकंदर महान है उसका भारत पर आक्रमण होता है, और वह आक्रमण बहुत जो राजा पोरस है इनके साथ होता है। ठीक है, इसके साथ ही वो क्या है कि नंदवंश के शासक घनानंद पर आक्रमण करने से पहले वापस लौट जाता है। तो आज हम बहुत बढ़िया तरीके से हम सिकंदर का भारत पर जो आक्रमण हो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम बात करें जो सिकंदर महान है, उस सिकंदर महान की जो बेसिक बातें हैं उसकी बात अपन कर लेते हैं। देखिए, सिकंदर महान है, ये जो मैसेडोनिया यानी कि मकदूनिया के जो एक शासक थे फिलिप सेकंड, उसका पुत्र था। और उसकी जो माता थी, उस माता का नाम ओलंपिया थी। ठीक है, यानी कि फिलिप सेकंड और ओलंपिया से उत्पन्न जो पुत्र सिकंदर था। सिकंदर का पहले नाम अलेक्जेंडर थर्ड था, फिर बाद में इसका नाम सिकंदर पड़ता है। ठीक है, फिर बाद में इसका जब एक युद्ध होता है, गोगाई बेला के युद्ध, और इस गोगाई बेला को युद्ध को अलग नाम से भी जानते हैं, उसके पश्चात इसका नाम पड़ता है सिकंदर महान। तो देखिए, इसका जो जन्म होता है सिकंदर महान का जन्म 356 बीसी में होता है। फिर ये अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 336 में ये शासक बन जाता है। ठीक है, और उसके पिता की मृत्यु हुई थी यानी कि 329 बीसी के अंदर हुई थी। ठीक है, इसके पश्चात भारत पर ये आक्रमण करता है 326 में, जिसको हम हाइडेस्क्लीव या झेलम नदी का या वितस्ता नदी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, राजा पोरस के साथ। फिर इसकी जो मकदूनिया के अंदर यानी कि जो बगदाद के पास है, बगदाद के अंदर क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती 323 बीसी में। तो डियर फ्रेंड्स, हम आज इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, तो मेरे साथ आप बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिकंदर महान का आक्रमण भारत में इतिहास में एक युद्ध परिवर्तन घटना थी। क्योंकि देखिए, युग परिवर्तन घटना का अर्थ क्या होता है कि सिकंदर के आक्रमण से पहले और बाद में काफ़ी परिवर्तन हुए भारत में। ठीक है, तो इसलिए युग परिवर्तन घटना कहते हैं। ठीक है, सिकंदर भारत में केवल 19 महीनों तक रहा, लेकिन उसके आक्रमण के कई अत्यंत महत्वपूर्ण परोक्ष परिणाम निकले। यानी कि 19 महीने तक सिकंदर भारत में रहा, और भारत में रहने के साथ इसमें कई परोक्ष परिणाम निकले। उसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए, सिकंदर या अलेक्जेंडर थर्ड इसका नाम था। ये मकदूनिया के जो शासक थे फिलिप सेकंड का ये पुत्र था। और इस सिकंदर महान के जो दार्शनिक यानी कि गुरु थे अरस्तु, जो बड़े ही दार्शनिक थे। ठीक है, फिर देखिए, दार्शनिक होते हुए भी क्या होता है, सिकंदर महान एक युद्ध में बहुत व्यस्त रहता है। साथ ही उसके दिलो दिमाग में एक तो हरक्यूलिस राजा था ईरान का, एक साइरस फर्स्ट राजा था। उसकी महान शिक्षाओं को लेते हुए ये क्या करता है, एक बड़ा योद्धा बनना चाहता था। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। जब कभी अरस्तु सिकंदर को दर्शन की शिक्षा देते थे, तो सिकंदर हरक्यूलिस और साइरस सेकंड यानी कि साइरस फर्स्ट ईरान जैसे महान शक्तिशाली राजाओं के विजय विवरणों में रुचि रखता था। ठीक है, जैसे महान शक्तिशाली राजाओं के विजय विवरणों में रुचि रखता था, यानी कि जो एक तो हरक्यूलिस और एक साइरस है, और एक आपको पता है डेरियस सेकंड यानी कि जो दारास सेकंड है, उसके युद्धों को किताबों में पढ़ता था। तो वो उसके दिलो दिमाग में एक ही भावना उत्पन्न हो गई कि मेरे को भी इन जैसा बनना है और पूरे विश्व पर शासन करना है, यानी पूरे विश्व को फतेह करना है। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर महान के जो पिताजी हैं यानी कि फिलिप की मृत्यु है
335 BC में हो जाती है। फिलिप की मृत्यु के पश्चात सिकंदर 20 वर्ष की उम्र के अंदर क्या करता है, ये गद्दी पर बैठता है, यानी कि 20 वर्ष की उम्र में ही क्या करता है, ये गद्दी पर बैठ जाता है। फिर आगे देखते हैं, बचपन से ही इसे शक्तिशाली और महान राजाओं की महान बनने की जिज्ञासा थी, यानी कि इसके बचपन से ही क्या था, इसको एक तो पावरफुल व्यक्ति बनने का और महान यानी राजा बनने की जिज्ञासा थी। इसने 2 वर्षों में, देखिए इसने 2 वर्षों में क्या क्या किए हैं। देखिए इसने 2 वर्षों में 33,000 पैदल सैनिक और 5,000 अश्वरोही सेना क्या कर ली, एकत्रित कर ली। ठीक है, तो देखिए 30,000 पैदल सैनिक और 5,000 और अश्वरोही एकत्रित कर लेता है सेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या होता है, सेना एकत्रित करके निकल जाता है कहाँ पे, ईरान की विजय के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, ईरान के साम्राज्य को जीतने के लिए वहाँ से साइरस निकल जाता है, जिसकी मुलाकात साइरस फर्स्ट और डायरेस जैसे शक्तिशाली राजाओं की से मुलाकात होती है। लेकिन ये साइरस और डेरियस है ना, यानी कि ये थर्ड के साथ युद्ध होता है, यानी कि डेरियस थर्ड के साथ युद्ध होता है, क्योंकि ऐसे जो डेरियस थर्ड था वो भी साइरस फर्स्ट और डेरियस फर्स्ट के जैसा ही पावरफुल व्यक्ति था। तो कहने का मतलब ये है कि साइरस थर्ड से इसकी मुलाकात होती है। देखिए सिकंदर 334 BC से लेकर 330 तक ईरान के युद्ध में क्या व्यस्त रहता है, इनसे युद्ध करता है और अनेक क्षेत्रों को वो जीतता चला जाता है। सिकंदर की लड़ाई होती है राजा डेरियस थर्ड के साथ होती है। ठीक है, तो राजा डेरियस थर्ड के साथ सिकंदर महान की क्या होती है, लड़ाई होती है। तो देखिए इससे बहुत बड़े भूभाग पर क्या कर लेता है, वो अधिकार कर लेता है, यानी कि ईरान के बहुत बड़े भूभाग पर क्या कर लेता है, ये अधिकार कर लेता है। ठीक है, जैसे बात करें युद्ध का नाम देख लीजिए। देखिए अरबेला, इसको गोगाई बेला का युद्ध भी कहते हैं, यानी कि 331 में ये युद्ध करता है और ये डेरियस थर्ड को हरा देता है। तब से यह महान की उपाधि, यानी कि इसको महान की उपाधि ले लेता है, यानी कि सिकंदर महान कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए सिकंदर और डेरियस थर्ड के मध्य, दोनों के मध्य युद्ध होता है, तो डेरियस थर्ड इससे पराजित हो जाता है और वह उसकी हत्या भी कर देता है। ठीक है, ईरान की राजधानी, यानी कि जो ईरान की राजधानी थी पर्सिपोलिस पर भी सिकंदर महान क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। इसके पश्चात देखिए सिकंदर महान ईरान को जीतने के पश्चात वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद अनेक क्षेत्रों को वो जीतता है, जैसे एशिया माइनर को जीतता है, फिर सीरिया को जीतता है और एक मिस्र को जीता है। तो कहने का मतलब है यानी कि सिकंदर महान अनेक जो क्षेत्रों को जीतकर वो आगे बढ़ता है, जैसे उसको पहले यूनान को भी जीत लेता है और माइनर जो एशिया माइनर उसको जीतता है, सीरिया को जीत लेता है और मिस्र को भी जीत लेता है। सिकंदर ने एक नए शहर की स्थापना की, यानी कि इनके जीतने के पश्चात क्या करता है, एक नए शहर की स्थापना की जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया ऑफ दी एरोकोशियंस रखा गया। यानी कि कहने का मतलब है कि जो सिकंदर महान है इस इन एशिया माइनर है और सीरिया है और मिस्र को जीतने के पश्चात एक नए राज्य की, एक नए नगर की स्थापना करता है, अलेक्जेंड्रिया ऑफ दी एरोकोशियंस। फिर इसी का नाम चेंज करता है, उसको कंधार कहा जाता है। क्या डियर फ्रेंड, कंधार है, गंधार नहीं है। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यस, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात देखिए इसको दोबारा से देखिए, यानी कि ये क्या करता है, अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एरोकोशिया नामक एक नया नगर बसाता है और उसका नाम पड़ जाता है कंधार। इस कंधार के 2 भाग होते हैं, एक तो अफगानिस्तान, आज का अफगानिस्तान, और एक बैक्ट्रिया। ठीक है, और ये बैक्ट्रिया दोनों पर ये क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है और विजय के पश्चात क्या करता है, इसको कहा क्या नाम दे दिया गया, ईरान का महान सम्राट घोषित कर दिया जाता है। एक बार इसको जो जीते हुए प्रदेश उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसने सिकंदर ने विजय क्षेत्र, एक तो यूनान पर विजय प्राप्त की, एशिया माइनर पर, एक सीरिया, मिस्र, पर्सिपोलिस और अफगानिस्तान और बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लेता है। इतने बड़े भूभाग पर सिकंदर महान जीत जाता है, इसको फिर महान सम्राट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि बड़े क्षेत्र को जीतने के पश्चात इसकी जो सेना है बहुत काफ़ी मजबूत हो जाती है और मजबूत होने के पश्चात ये फिर भारत की तरफ रुख करता है। उस समय भारत को दूध और मधु की भूमि कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा,
दूध और मधु की भूमि किसे कहते थे? भारत को। और इस भारत पर आगे बढ़ता है और इसके दो सेनापति होते हैं, एक तो सेल्यूकस निकेटर और एक निरियाकस। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर स्थल भाग से आता है और निरियाकस जल भाग से आता है। आपको पता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर के साथ, तो फिर ये सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। ठीक है, जिसको विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कहा जाता है। और इसमें जैसे जेड्रोसिया, अराकोशिया, ठीक है, कंधार, ये जो क्या करता है दहेज में देता है सेल्यूकस निकेटर। इसके उपलक्ष्य में फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में देता है। साथ ही अपना एक राजदूत है जो मेगास्थनीज को उसके दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, वो तो हम जब मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, उसमें हम इससे बहुत डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। फिर जो सिकंदर महान है भारत की तरफ बढ़ता है, तो देखिए ये देखिए खैबर दर्रे से भारत की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, आपको पता है खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा में अधिकांश भारत पर आक्रमण हुए हैं। जैसे हमारा ये जो इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर उत्तर और पश्चिम में खैबर दर्रे से अधिकांश हमारे भारत में आक्रमण हुए हैं। तो ये भी सिकंदर महान भी खैबर दर्रे से भारत की तरफ लौटता है, लेकिन लौटते वक्त उसको एक जनजाति है, उस जनजाति से मुलाकात होती है, उसके साथ युद्ध होता है। ठीक है, तो देखिए जनजाति कौन सी है? हस्ती या एस्टन जनजाति। ठीक है, और इस एस्टन जनजाति की राजधानी पुष्प कलावती थी। ठीक है, तो ये जो जनजाति है जो सिकंदर महान से घमासान युद्ध करती है। ठीक है, और करीबन 30 दिन तक इनसे लड़ाई होती है। किनसे? सिकंदर महान से, इस हस्ती जनजाति के साथ। ठीक है, फिर अंत में क्या होता है, ये जो जनजाति है, ये जो हस्ती जनजाति है, इस सिकंदर महान से क्या हार जाती है। क्यों हार जाती है? क्योंकि इसके पास बहुत भारी भरकम सेना रहती है सिकंदर महान की। ठीक है, तो ये सिकंदर महान क्या करता है, 40,000 लोगों को, यानी कि इस जनजाति के लोगों को क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के पश्चात क्या है कि उनके जो घर बार है उनको जला देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये जो सिकंदर महान के जो ये जनजाति दांत खट्टे कर देती है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है कि एक जो रानी है, रानी से मुलाकात होती है, यानी कि रानी क्लियोफिस, इसको रानी कृपा भी कहते थे। ठीक है, तो इस रानी से सिकंदर महान की मुलाकात होती है। देखिए क्या होता है, ये जो रानी है क्लियो या रानी कृपा से मुलाकात होती है। रानी क्या करती है, रानी का किला मस्कवती के तट पर किला मस्तक का किला होता है। ये जो रानी है ये क्या कसम लेती है, शपथ लेती है कि जनजाति से लड़ाई होने पर सभी ने कसम खाई कि अंतिम क्षण तक अपने देश की रक्षा के लिए ये प्रणय लिया। किसे? इस रानी ने क्या किया, इस युद्ध में इस जनजाति के साथ जो स्त्रियों ने भी पार्टिसिपेट किया, स्त्रियों ने भी इस जनजाति के साथ युद्ध किया। फिर आगे बढ़ते हैं, सिकंदर महान क्या करते हैं कि सिकंदर आगे बढ़ने के पश्चात ओ हिंद के पास एक पुल बनाता है, यानी कि एक ओ हिंद होता है, ओ हिंद स्थान है, वहाँ पर एक पुल बनाता है और अपनी सेना को रेस्ट करवाता है, इन्हें विश्राम करवाता है। 30 दिन तक सैनिक विश्राम करते हैं। फिर ये क्या करता है, आगे बढ़ता है। देखिए आगे बढ़ने के पश्चात होता क्या है कि इतनी बड़ी सेना देखकर तक्षशिला के जो राजा थे आम्बी, यानी कि ये राजा पोरस का दुश्मन था। ठीक है, आम्बी और ये शशिगुप्त दो मित्र थे जो सिकंदर महान की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी सेना लेकर तक्षशिला के राजा आम्बी ने आत्मसमर्पण कर देता है और तक्षशिला से सिकंदर का स्वागत करता है। कौन करता है? आम्बी और जो शशिगुप्त दोनों मिलकर क्या करते हैं, सिकंदर महान की क्या करते हैं, उसकी बहुत बड़ा स्वागत करते हैं। वो हम आगे देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, देख लीजिए आप, एक बार आगे मैं बढ़ा देता हूँ उसको, पहले ही देखिए ये झेलम सिंधु नदी है। झेलम यानी कि सिंधु और झेलम के मध्य आम्बी का शासन था।
और उसका मित्र था शशिगुप्त। और झेलम और चिनाब के मध्य किसका शासन था? राजा पोरस का। तो इससे जिस झेलम नदी के जल को लेकर दोनों के मध्य विवाद था, ठीक है। तब ये शशिगुप्त और आम्बी क्या करता है, सिकंदर महान के पास चले जाते हैं और दोनों मिलकर राजा पोरस पर आक्रमण करते हैं। वापस चलते हैं एक बार। हाँ, तो देखिए फिर होता क्या है। ओके, देखिए फिर होता क्या है, एक युद्ध होता है और युद्ध का नाम है हाइडेस्पिस, या इसको वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, या इसको झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि जो शशिगुप्त और राजा आम्बी है वो तो सिकंदर महान की क्या कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन झेलम प्रदेश का जो राजा है, राजा पोरस, ये क्या करता है, ये राजा क्या करता है, सिकंदर महान का आत्मसमर्पण से इनकार कर देता है। तब जाके फिर क्या होता है, 326 ईस्वी के अंदर युद्ध होता है झेलम नदी की। देखिए ये झेलम नदी है, ठीक है, ये झेलम नदी है और झेलम नदी के इस पार सिकंदर रहता है और सिकंदर का साथ देने वाला राजा आम्बी रहता है। और राजा आम्बी और इस सिकंदर के साथ एक आबिसार जाति का शासक भी रहता है और राजा आम्बी का एक मित्र शशिगुप्त भी रहता है। तो ये एक साइड में रहते हैं। इसके पश्चात इधर राजा पोरस भी कम नहीं था जी। राजा पोरस के पास भी भारी भरकम सेना थी, यानी इसके पास 30,000 पैदल सैनिक थे, 4,000 अश्वारोही, 300 रथ थे और 200 हाथी थे, क्योंकि जो राजा पोरस है हाथी पालने का उसको बड़ा शौक था। तो इससे दोनों के मध्य युद्ध होता है। युद्ध मतलब कहने का मतलब है एक टक लगाए हुए इधर तो सिकंदर रहता है, एक टक लगाए हुए राजा पोरस रहता है। तो राजा पोरस चाहता है कि ये सिकंदर महान अगर इस झेलम नदी को लांघ कर इधर आए तो मैं इसकी खटिया खड़ी कर दूँ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मजाक है। ओके, तो फिर बाद में क्या करता है, ये चालाकी से क्या करता है, जो सिकंदर महान है ये क्या है कि ऊपर से, यानी कि जो ऊपर से आकर इस पर अटैक करता है, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्रों से आकर राजा पोरस पर अटैक करता है और राजा पोरस से क्या करता है, इस युद्ध के अंदर क्या करता है, हार जाता है। हारने के पश्चात जब सिकंदर महान के जो सैनिक क्या करते हैं, राजा पोरस को गिरफ्तार करके सिकंदर महान के पास ले जाते हैं। तो सिकंदर महान उससे पूछता है कि राजा पोरस अब तेरे साथ क्या किया जाए। तो राजा कहता है कि एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, वैसा व्यवहार आप मेरे साथ कीजिए। तब इस बात पर राजा सिकंदर महान बहुत खुश होता है, तो उसको फिर क्या करता है, छोड़ देता है और उसके जीते हुए राज्य को उसको वापस लौटा देता है। तो इसको हम यही बात देखते हैं। देखिए क्या है, सिकंदर धोखे से राज्य में राजा पोरस पर हमला कर दिया और नदी के 16 मील ऊपर से, यानी कि नदी के 16 मील ऊपर से अंततः राजा पोरस इसमें बंदी बना लिए जाते हैं। फिर राजा पोरस को बंदी बनाने के पश्चात क्या होता है कि सिकंदर के पास ले जाते हैं और सिकंदर कहता है कि अब आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस कहता है कि एक राजा जिस तरह दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसे ही मेरे साथ भी व्यवहार करो। इस बात पर सिकंदर महान क्या खुश हो जाता है और राजा पोरस को छोड़ देता है। ओके, सिकंदर महान झेलम नदी के किनारे 2 नगरों की स्थापना करता है। तो देखिए 2 नगर कौन से हैं, एक तो बुकाफेलो जो उसका घोड़े के नाम, तो घोड़े के नाम पर ये बुकाफेलो नामक नगर बसाता है, और एक है निकैया, यानी कि निकैया राजा पोरस की विजय के उपलक्ष्य में निकैया नगर बसाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए झेलम नदी है, ये बुकाफेलो नगर और ये निकैया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसे ये 2 नगर झेलम नदी की किस दिशा में है, तो आप बताएं कि ये दाईं दिशा यानी राइट हैंड पे ये बसाए गए। ठीक है, तो इधर देख लीजिए आप। देखिए झेलम नदी है, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी, यानी कि राजा पोरस इन सभी नदियों को लांघते हुए व्यास नदी तक आ जाता है। और व्यास नदी के पश्चात आपको पता है कि उत्तरी भारत यानी उत्तर पूर्वी भारत पर नंद वंश यानी कि घनानंद का जो शासन रहता है, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था। इसी के डर से फिर सिकंदर महान वापस, यानी सिकंदर महान की जो सेना है यानी कि नंद वंश की तरफ नहीं बढ़ती है
और वापस लौट जाती है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, सिकंदर ने चिनाब को पार करके छोटी छोटी जनजातियों से लड़ाई करता है, यानी कि रावी नदी को पार कर लेता है। ठीक है, और रावी नदी को पार करने के पश्चात उस एक जनजाति होती है कतयोही या कत्था जनजाति के साथ सिकंदर महान का एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध होता है। और इस युद्ध की अगर बात करें तो इस कत्था जनजाति अपने साहस के लिए बहुत सर्वप्रसिद्ध थी। देखिए डियर फ्रेंड्स, सिकंदर का कत्था जनजाति के से घमासान युद्ध करता है और जिससे अंत में लड़ाई आतंक की जो लहर दौड़ उठती है, बहुत ही घमासान युद्ध होता है। चारों तरफ आतंक की लहर दौड़ पड़ती है। व्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि व्यास नदी के आगे घनानंद यानी कि नंदवंत का शासन था और बहुत ही बड़ा पराक्रमी शासक था। उसको पता है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो घनानंद की सेना हमें पराजित कर देगी, गाजर मूल की तरह काट देगी, क्योंकि इनकी ऐसी जनजाति इतनी पावरफुल है। तो एक बहुत बड़े साम्राज्य का शासक घनानंद बहुत ही पावरफुल होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो चाणक्य यानी कि विष्णु शर्मा का क्या था, हाथ था। बहुत ही चाणक्य विद्या का वो धनी था। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। व्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सेल्यूकस ने बहुत समझाने के पश्चात भी सैनिक आगे बढ़ने से राजी नहीं थे। फिर वापस घर लौटने की तैयारी शुरू हुई। तो कहने का मतलब है कि जो सेल्यूकस जो राजा सिकंदर महान का एक सेनापति था सेल्यूकस, वो क्या करता, अपने सैनिकों को समझाता है, लेकिन सैनिक आगे बढ़ने से राजी नहीं होते थे। फिर बाद में ये वापस लौटते हैं। ठीक है, कुछ सैनिक उन्हीं नगरों में बस गए जिनकी स्थापना सिकंदर ने की थी। यानी कुछ नगर यूनान नहीं जाते हैं, वो बुका फेलो और निकेया नगरों में ही बस जाते हैं। जब सिकंदर 326 BC में वापस लौटने का आदेश देता है, वापस लौट जाने से पहले सिकंदर महान व्यास नदी के तट पर 12 विशाल वेदियों यानी कि यज्ञ वेदियों का निर्माण करता है, जैसे ऊंचे ऊंचे स्तंभों का निर्माण यानी कि विजय स्तंभ, स्मारक यानी सफलता के उपलक्ष्य में, और विधिवत यज्ञ करवाता है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, घर वापसी की तैयारी होती है। क्या रीजन होता है घर वापसी का, वो हम देखेंगे। देखिए, सिकंदर पूरे भारत विजय का सपना लेकर तो आया था, लेकिन व्यास नदी से ही वापस लौट जाता है, क्योंकि उसका सपना था कि पूरे भारत को मैं जीत लूं और एक विश्व विजेता बन जाऊं। लेकिन इसकी जो ये सपना था वो अधूरा रह जाता है। आपको पता है फिलिप द्वितीय का सपना यही था कि पूरे विश्व को जीतना, फिर इसका सपना ये था। फिर इसके पश्चात जब सिकंदर महान की मृत्यु होती है तो अपने जो उत्तराधिकारी अपना सेनापति सेल्यूकस को कहता है कि मेरे सपने को तू पूरा करेगा, तो वो भी अपने सपने को अधूरा ही रह जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी वंश के शासक है, उसका भी यही सपना था कि मैं भी पूरे विश्व विजेता बनूँ। तो वो तो आगे की बात है, खिलजी वंश को पढ़ेंगे तब इसके बारे में अपन बहुत डिटेल से अध्ययन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, घर की वापसी करते हैं। सिकंदर महान क्यों जाता है, क्या रीजन होते हैं, उसकी बात करते हैं। सिकंदर पूरे भारतीय विजय का सपना लेकर चला था, किंतु वह व्यास से में ही वापस लौट जाता है, यानी कि व्यास से ही वापस लौट जाता है। इसका क्या कारण होता है, देखिए रीजन देखते हैं क्या क्या रीजन होते हैं। पहला रीजन ये है कि सिकंदर महान सैनिक स्वदेश लौटना चाहते, यानी सिकंदर महान की जो सैनिक है वो स्वदेश लौटना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है लगातार 6 से 10 साल तक ये युद्ध करते आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि हमारे जो बाल बच्चे हैं उनसे भी वो मिले, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए वो स्वदेश लौटना चाहते हैं। इसके अलावा देखिए, सैनिकों ने अपना घर परिवार कई वर्षों से छोड़ रखा था। ठीक है, तो ये 2 कारण थे। आगे अगर बात करें, सिंध और पंजाब से ही उन्हें इतने विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें ज्ञात हो गया कि लड़ाई और भी आक्रामक है। उनको पता चल गया कि सिंध और पंजाब में इतनी खतरनाक इनकी जनजातियां हैं और हमारे से लगातार 30 दिन तक लगातार युद्ध कर रही है। तो अगर हम नंदवंश के शासक के साथ अगर हमारी मुलाकात होगी तो हमारी क्या दशा खराबी हो सकती है। तो इनको ये पता था। ठीक है, क्योंकि नंदवंश का शासक घनानंद बहुत ही पराक्रमी शासक था और उस पर एक उसका गुरु चाणक्य का हाथ था, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, मगध के राजा की गूंज चारों दिशाओं में फैली हुई थी, क्योंकि नंदवंश का जो राजा है घनानंद नंदवंश था।
ठीक है, नंदन तथा घनान तो इसकी चारों दिशाओं पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, क्योंकि इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए वो इसकी सेना आगे नहीं बढ़ पाई। अत्यधिक घायल सैनिकों को मनोबल टूट चुका, क्योंकि लगातार युद्ध के कारण क्या होता है कि इनके जो सैनिक थे वो घायल हो चुके थे, तो इस कारण जो सैनिक थे उनके मनोबल टूट चुका था। देखिए डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात होता क्या है, जब यूनानी सेना रावी नदी के निचले भाग तक पहुंची, यानी कि जब वापसी लौट रही थी तो रावी नदी के किनारे से लौट रही थी, तो फिर इस सिकंदर महान की सेना से दो ऐसी जनजातियों से मुलाकात होती है। यानी कि मुलाकात क्या होती है, उससे युद्ध होना होता है। तो देखिए, एक तो मिंटगुमरी एक जिला है जहाँ पर जनजाति है ऑक्सीड्रेकोई, और एक है मुल्तान जिले में एक जनजाति है मल्लोई। इन दो जनजातियों से क्या होता है, सिकंदर महान के साथ युद्ध होता है। इन जनजातियों ने सिकंदर महान को बहुत परेशान किया। सेना का लौटते समय युद्ध हुआ। युद्ध में ब्राह्मणों ने भी भाग लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस युद्ध में जो ब्राह्मणों ने भी क्या हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। इसमें क्या होता है कि जो सिकंदर महान क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। और घायल होने के पश्चात होता क्या है, 323 बीसी में बगदाद के निकट बेबीलोन में सिकंदर महान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और सिकंदर महान का सपना अधूरा रह जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने जो सिकंदर महान के बारे में बहुत डिटेल से अपन ने पढ़ा। अब होता क्या है कि इसका अधूरा सपना पूरा करने के लिए सेल्यूकस निकेटर आएगा, लेकिन सेल्यूकस निकेटर का भी सपना पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों ये हार जाता है और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। और साथ अपना एक दार्शनिक, जो दार्शनिक का क्या नाम होता है, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, वह दार्शनिक इसके दरबार में भेजता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम जो सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण की बात अपन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।